नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में मदेरणा परिवार की। मदेरणा परिवार का नाम तो आपने सुना ही होगा। राजस्थान की राजनीति के अंदर और विशेषकर जाट राजनीति के अंदर मदेरणा परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है। कई जाट नेता आए, कई जाट नेता चले गए, लेकिन मदेरणा परिवार ने जो अपनी पैठ कायम करी है वो आज तक कायम है। देखिए, राजस्थान की राजनीति में मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। जब अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उससे पहले परसराम मदेरणा एक नाम है राजस्थान की राजनीति का, जाट राजनीति का। वो एक बड़े जाट नेता थे, जोधपुर की तरफ से आते थे। तो वो परसराम मदेरणा जो है बहुत ही सैद्धांतिक और बहुत ही शिद्दत वाले नेता होते थे। तो जब 1998 का चुनाव लड़ा गया था, उससे पहले भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, और भैरव सिंह शेखावत की जब सरकार थी उस समय परसराम मदेरणा पीसीसी के चीफ भी रहे थे, प्रदेश कांग्रेस के चीफ रहे थे। और भैरव सिंह शेखावत की सरकार के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे जन आंदोलन भी किए थे उस समय। लेकिन 98 के अंदर जब सरकार बनी तब ये माना जा रहा था कि किसी भी जाट राजनेता को ये कुर्सी दी जाएगी, सोनिया गांधी। लेकिन चूंकि वही अशोक गहलोत ने अपनी उस समय भी चाल चली और मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने के लिए उन्होंने जाट राजनेता को एक उसकी बलि ले ली। एक अपन इसको इस तरह से कहते हैं कि उन्होंने बलि ले ली। बलि कैसे ले ली, मैं आपको बताता हूं कि परसराम मदेरणा जो है वो मतलब ऐसा नहीं था कि केवल जाट नेता ही हैं, क्योंकि वो पीसीसी चीफ भी रहे थे और बहुत सख्त नेता थे। बहुत, अगर आप देखेंगे तो उनकी लोग मानते थे, बात करते थे, कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ में वो चलते थे। तो ऐसे में कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ चलने वाला व्यक्ति जो है वो, उनको भी ये कहा गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप चुनाव अच्छी तरह से लड़िए। और जब सरकार आई तब अशोक गहलोत के नाम को सोनिया गांधी ने हरी झंडी दी, क्योंकि अशोक गहलोत के अंदर जो काबिलियत है 10 जनपद के प्रति, वो शायद हर किसी कांग्रेसी की नहीं हो सकती। जो कांग्रेस के सिद्धांत से, देखिए दो चीजें हैं, या तो आप कांग्रेस के सिद्धांत से जुड़ के रहिए या आप 10 जनपद के सिद्धांतों से जुड़ के रहिए। दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा, आप समझे या नहीं समझे, लेकिन 10 जनपद के सिद्धांत और कांग्रेस के सिद्धांत अलग अलग हैं। कांग्रेस जो चलती आ रही है महात्मा गांधी के टाइम से और आज की जो कांग्रेस है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, क्योंकि उस समय के जो लीडर होते थे वो जनता के लीडर होते थे। आज के लीडर जो है वो थोपे जाते हैं। आपने कई जगह देखा होगा इस तरीके की स्थिति। और ठीक है, राजनीति के अंदर ये सब चीजें बदलती रहती हैं। लेकिन अब मैं वापस आपको बात लेके चलता हूं कि परसराम मदेरणा को उस समय बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है, क्योंकि मैं उस समय भी जर्नलिज्म में था, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है परसराम मदेरणा नाराज हो गए थे। और ये जो सोनिया गांधी थी, ये उनसे मिलने के लिए, मतलब उन्होंने मिलने तक से मना कर दिया था। आप ये देखिएगा कि उन्होंने मिलने तक से मना कर दिया था सोनिया गांधी से, इतने नाराज थे। तो उनके जो उस समय मुमताज मसीह एक नाम था, मुमताज मसीह, और एक राघवेंद्र मिर्धा नाम था जो इनके संबंधी थे और मुमताज मसीह के साथ थे। तो उनको सबको मिला करके और एक सोनिया गांधी के साथ में परसराम मदेरणा की मीटिंग तय करवाई, और सोनिया गांधी को उनके एक छोटे से फ्लैट के ऊपर जाना पड़ा। इतने उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी। और सोनिया गांधी ने कांग्रेस का हवाला देते हुए परसराम मदेरणा से, मतलब वो कहते हैं ना कि बलि मांग लिया, आप इसको इस तरह से सीधा समझिएगा कि कांग्रेस का हवाला देते हुए उन्होंने परसराम मदेरणा को विधानसभा अध्यक्ष का पद सौंपा और उसके लिए राजी किया। और बाद में फिर वो विधानसभा अध्यक्ष बने जब अशोक गहलोत की सरकार थी, और विधानसभा भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चलाई। अब देखिए, उसके बाद में उनके बेटे महिपाल मदेरणा आए राजनीति के अंदर। महिपाल मदेरणा जैसे ही आए तो एक राजस्थान के अंदर एक प्रचलित, पता, अब इस पर आप भी मुझे सलाह दीजिएगा कि क्या है, कि अशोक गहलोत वर्सेस जाट हमेशा से रहे हैं। मतलब जाट राजनीति अशोक गहलोत को भी रास नहीं आई, और जाटों के जो बड़े नेता रहे वो अशोक गहलोत के हमेशा कॉम्पिटिटर रहे। तो अशोक गहलोत ने हमेशा जाटों को किनारे करने की, जाट नेताओं को किनारे करने की एक नीति अपनाई, स्टार्टिंग से ही नीति अपनाई, और उन जाट नेताओं को अपने साथ मिलाया जो बेसिकली मतलब जो बहुत ही सॉफ्ट हृदय के थे या कुछ कहने पाने की स्थिति में नहीं थे, ऐसे जाट नेताओं को उन्होंने साथ लिया। जैसे ही कोई जाट नेता उनके सामने खड़ा होता है, अशोक गहलोत के पसीने भी आ जाते हैं, आप समझिएगा इस चीज को। तो ऐसे में जब महिपाल मदेरणा गहलोत सरकार के अंदर मंत्री बने, तो मंत्री बनने के बाद में भाई मदेरणा परिवार की राजनीति है उस समय, तो मदेरणा परिवार की राजनीति के अंदर परसराम मदेरणा जी भी उस समय जीवित थे।
तो ऐसी स्थिति के अंदर एक केस उस समय छोटा सा उछला, भंवरी देवी हत्याकांड एक हुआ। एक स्त्री जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा जग जाती है, आप समझिएगा, और वो अपने देह के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से वो सब अर्जित करना चाहती है जो उसकी महत्वाकांक्षा है, और उसके लपेटे में, इसको हनी ट्रैप भी कहेंगे आप, तो हनी ट्रैप में महिपाल मदेरणा जैसे दिग्गज नेता आ जाते हैं, और अंतोगत्वा एक छोटी सी गलती महिपाल मदेरणा के लिए भारी पड़ जाती है, मदेरणा परिवार के लिए भारी पड़ जाती है। देखिए, एक एक क्या होता है कि कई बार आप देखिएगा कि स्थिति ऐसी हो गई थी कि या तो महिपाल मदेरणा आत्महत्या कर लें या उसकी हत्या करवा दें। कारण क्या है कि जब हनी ट्रैप होता है या इस तरीके की स्थितियां होती हैं, तब एक सोशल प्रेशर बहुत जबरदस्त बन जाता है। अच्छा, भंवरी देवी का तो कोई सोशल प्रेशर था ही नहीं, उसने तो सोच ही लिया था अपने आप को। आप उस एंगल से भी तो सोचिए ना। आप हमेशा कहते हैं भंवरी देवी की हत्या करवा दी, भंवरी देवी की हत्या करवा दी। यार, आप भंवरी देवी के बारे में भी तो सोचिए कि भंवरी देवी कौन थी, उसकी हत्या क्यों हो गई, क्या कारण था भंवरी देवी की हत्या होने का। भंवरी देवी ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया था महिपाल मदेरणा वाले इनके ऊपर कि साहब वो तो एमएलए का टिकट चाहने लगी थी। तो भंवरी देवी क्या चाहती थी? भंवरी देवी ये चाहती थी कि उसको वो तमाम चीजें मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा के रास्ते से हासिल करनी है, और उसके लिए वो उसने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी। ठीक है, आज आपने उस ब्लैकमेलिंग को नहीं देखा, आपने उसकी महत्वाकांक्षा को नहीं देखा भंवरी देवी की, लेकिन उस समय एक सीडी आ गई थी, सीडी बना ली थी उसने, भंवरी देवी ने, महिपाल मदेरणा इन लोगों के साथ में, और फिर धीरे धीरे कड़ी जोड़ती चली गई। तो उस समय सीबीआई जांच की मांग उठी थी। अशोक गहलोत चाहते तो सीबीआई जांच की मांग को दरकिनार कर सकते थे उस समय, लेकिन अशोक गहलोत ने उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक चाल चली मदेरणा परिवार को खत्म करने की, और उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, मतलब भेज दिए सेंटर में, और सेंटर के अंदर से सीबीआई जांच आ गई उनके लिए। अब सीबीआई जांच भी आप समझ लीजिएगा, उस समय भी सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए सीबीआई जांच के अंदर चूंकि आना ही था, बहुत सारे मामले होते हैं, पॉलिटिकल मामले होते हैं, आप हर एक की सीबीआई जांच करवाते रहेंगे, लेकिन सीबीआई ने भी हत्याकांड की जांच करी, मंशों की, जो उनके भंवरी देवी की मंशा की जांच नहीं करी, कोर्ट ने भी उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, और मदेरणा, जो महिपाल मदेरणा है, एक लंबे समय के लिए जेल में चले गए। फिर मैं आपको बताता हूं कि जो जाटों की सहानुभूति थी वो उनकी बेटी के प्रति, दिव्या मदेरणा के प्रति आई। दिव्या मदेरणा ने मोर्चा संभाला अपने पिताजी के लिए। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, एक बेटी डटकर खड़ी रही उन राजनीतिक शत्रुओं के सामने जिन्होंने उसके पिता को जेल पहुंचाया। बेटी ने कोर्ट केस लड़ा पूरा का पूरा, बेटी ने सामाजिक प्रतिष्ठा कायम करी, बेटी ने चुनाव लड़ा, जीती, विधायक बनी। वहीं पर उनकी पत्नी, उनकी राजनीतिक विरासत, जो मदेरणा परिवार की राजनीतिक विरासत है, उसको लेकर के आगे बढ़ी लीला मदेरणा, और आज वही लीला मदेरणा अशोक गहलोत के गले की वापस फांस बन गई। जब जिला परिषद के चुनाव हुए, महिपाल मदेरणा अब जेल से बाहर आ चुके हैं। सब लोग, मतलब जो भंवरी देवी हत्याकांड के हैं, तमाम लोगों को बेल मिल चुकी है, मतलब एक आध बाकी है, वो भी बेल मिल जाएगी। तो अब जब बेल मिल गई है, वो सब बाहर आ गए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत के लिए, देखिए, मदेरणा परिवार को जो 10 सालों के अंदर जो खून के आंसू रोने पड़े हैं, उसके पीछे का अगर आप कारण देखेंगे तो वो पीछे का कारण है अशोक गहलोत साहब की राजनीति। अगर, तो ये तो उनको भी पता है, जाटों को भी पता है, सबको पता है कि अशोक गहलोत ने किस तरीके से ये सब मैनेज किया। अब ऐसी स्थिति के अंदर, इन तमाम स्थितियों को अगर अपन देखें, तो ऐसे में मदेरणा परिवार अब वापस एकजुट हो गया है, महिपाल मदेरणा आ गए हैं, और बहुत सारे जो उनके दिव्या मदेरणा हैं, जो खुद पॉलिटिकली रूप से बहुत सशक्त हो गई हैं। लीला जो है वो खुद अपने आप में एक अच्छी राजनीतिक नेत्री के रूप में उभर रही हैं। तो ये पूरा परिवार, जहां पर कभी किसी जमाने में सिर्फ परशुराम मदेरणा एक हुआ करते थे, अब 3-3 घोड़े वहां पर तैयार हो गए हैं राजनीति के अंदर। तो ऐसे में अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। मदेरणा परिवार अशोक गहलोत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा करेगा, क्योंकि अशोक गहलोत की जो नीति है, अशोक गहलोत, देखिए, मैं अशोक गहलोत साहब की प्रशंसा भी बहुत करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दी, उनकी प्रशंसा भी करता हूँ, लेकिन राजनीतिक शत्रुता के कारण वो जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं,
उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। मैं आपको याद दिलाता हूं अशोक गहलोत साहब, आपने कई बार कहा है, एक बार आपने मुझसे भी कहा था कि हर गलती कीमत मांगती है। तो अगर हर गलती कीमत मांगती है तो अशोक गहलोत साहब, आपको भी अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कम नहीं तो ज्यादा। मंत्रालय में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।